आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन। और इसमें आज हम बैंकिंग व्यवस्था को देखेंगे, बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है, मुख्य रूप से फोकस रहेंगे हम लोग बैंकिंग व्यवस्था पर और इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आजीविका हेतु जो परियोजना मैनेजमेंट है यानी परियोजना प्रबंधन है, इसमें बैंकिंग का क्या रोल है, महत्व, बैंकिंग का इंपॉर्टेंस, महत्व, बैंकिंग का महत्व। ठीक है, अब बैंकिंग के महत्व में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला तो हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलता है, यानी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन इसको हम वित्तीय समावेशन कहते हैं ना, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन। दूसरा, हमको लेवलीहुड जनरेशन मिलता है, आजीविका सृजन होता है, आजीविका सृजन, आजीविका सृजन यानी लेवलीहुड जनरेशन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन इसके माध्यम से हो सकता है, फंडिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और क्या फायदा हो सकता है, सामाजिक सशक्तिकरण यानी सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो बैंकिंग का महत्व क्यों है, बैंकिंग का महत्व क्यों है भाई? पहला है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि गरीब वर्ग या ग्रामीण क्षेत्र तक हम बैंकिंग व्यवस्था को पहुंचाएं या उनका खाता बैंक में हो, लेन देन हो। आजकल लेन देन करने के लिए हम लोग बहुत सारे माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। वित्तीय समावेशन में पहली बात तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना ले आया। अभी वर्तमान में हम डिजिटल क्रांति की बात करते हैं, डिजिटल, और डिजिटल में हम लोग क्या करते हैं, यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? मोबाइल बैंकिंग बोलते हो तुरंत फोन पे कर देता हूं ऐसे कर, है ना, गूगल जी पे कर देते हैं ना भाई, क्या टेंशन है, ऐसे कर। हम डिजिटल में हम जो है इंटरनेट बैंकिंग का बात करते हैं, आज इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं कि भाई एनईएफटी कर दो ना, आरटीजीएस कर दो, एनईएफटी कर दो, आईएमपीएस कर दो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। यूपीआई कर दो, भीम एप्लीकेशन आया है ना, भीम यूपीआई, तो भीम यूपीआई कर दो, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो हम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं, तो बैंकिंग जो है कोई भी उसके माध्यम से जो वित्तीय लेन देन है, तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं भाई, इसका उपयोग कर सकते हैं। आजीविका सृजन होगा क्या इसके माध्यम से, बैंकों द्वारा अगर ऋण दिया जाएगा, बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा, बैंक क्या करता है आजीविका सृजन के लिए ऋण मुहैया कराता है, मतलब क्रेडिट देता है, और ऋण मुहैया कराएगा तो इससे क्या क्या लाभ होगा, एसएचजी को लाभ होगा, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लाभ होंगे। और आजीविका सृजन के लिए क्या होगा, जैसे एमएसएमई, सूक्ष्म और लघु उद्योग, तो इनको क्या किया जाएगा, ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके माध्यम से दो चीजें हो सकती हैं, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है जिसको हम स्वरोजगार कहते हैं, और रोजगार के अवसर,
रोजगार के अवसर, स्वरोजगार और रोजगार के अवसर जो है प्राप्त हो सकते हैं। तो इस नाम से बैंकिंग का महत्व है। पहला महत्व हम लोग देख रहे हैं वित्तीय समावेशन का, दूसरा महत्व क्या है, लेवलीहुड जनरेशन यानी आजीविका सृजन, और तीसरा है सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत क्या होता है भाई, मूल रूप से जैसे कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, NRLM हो गया, KCC हो गया, है ना, ये योजनाएं है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण, 3 प्रकार की ऋण व्यवस्था है। शिशु ऋण में 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक, किशोर ऋण और 5 लाख से अब 20 लाख हो गया, पहले 10 था 20 हो गया, 20 लाख तक क्या मिल सकता है, तरुण ऋण मिल सकता है ना। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब बैंक ही नहीं रहेगा तो कैसे इसका हम व्यवस्थित करेंगे ना, कैसे लोन प्रोवाइड कराएंगे, तो बैंकों के माध्यम से ही ना हो रहा है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो क्रेडिट कार्ड के लिए भी तो हमको बैंक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड भी क्या है, इसका एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे कि आज NRLM में जितना भी काम हो रहा है, NRLM हम छत्तीसगढ़ में इसे क्या बोल रहे हैं, बिहान बोल रहे हैं, और हम इसे ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड रूरल मिशन कह रहे हैं। तो ये सभी कनेक्टेड होते हैं किससे, बैंक खातों से और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी योजनाओं में। इन सभी में क्या हो रहा है आजकल, DBT हो रहा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। क्या होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से क्या हो रहा है, बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, यानी सरकारी योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आती है और करप्शन कम होता है, 2 चीजें, ट्रांसपेरेंसी आएगा और करप्शन कम होगा। सोशल इंपावरमेंट में क्या प्रमुख है भाई, सोशल इंपावरमेंट में बैंकों में महिलाओं और कमजोर वर्गों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जो BPL के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ विमेंस इंपावरमेंट, ठीक है, और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। तो जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं, और विमेंस महिलाओं को क्या किया जाता है, बैंकों के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो आर्थिक रूप से सशक्त जब बनेंगे तो उनका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, यानी समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो क्या होगा, सोशल इंपावरमेंट होगा, यानी सामाजिक उद्धार होगा, सामाजिक जो है सशक्तिकरण होगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से बैंकिंग का महत्व है। क्लियर, बात समझ में आया। अब बैंकिंग की भूमिका भी पूछेगा तो वही बात है, दौड़ करके हम उसी चीज में आ जाते हैं कि भाई डिजिटल बैंकिंग आजकल वर्तमान में हम उपयोग करते हैं, यूपीआई है, भीम ऐप है ना। आपका यहाँ पर सरकारी योजना में एक चीज और लिख सकते हो, आजकल सीजी हाट, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लाया है सीजी हाट करके। हाट बाजार जाएंगे घूमने, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो सीजी हाट एक प्रकार का क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है, और सीजी हाट के माध्यम से भी डिजिटल लेन देन होता है हाट बाजारों में, ठीक। तो सीजी हाट एक प्रकार का क्या है, गवर्नमेंट का स्कीम ही है, एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म कह सकते हो, ठीक। नाबार्ड जो है इसी में माइक्रो फाइनेंस करता है, नाबार्ड जो है इसी में क्या करेगा, माइक्रो फाइनेंस करता है, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में नाबार्ड के द्वारा किस प्रकार का माइक्रो फाइनेंस किया जा रहा है, मैंने आपको बताया था, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये क्या लाता है, नाबार्ड जो है बैंक लिंकेज प्रोग्राम लेकर के आता है। और ये स्पेशली किसके लिए लाया है नाबार्ड ने, SHG के लिए, SHGS। तो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम किसका है, नाबार्ड का है। सीजी हाट जो है गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ का है, और बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है नाबार्ड का है। ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के रूप में काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्था के रूप में मतलब कि
सूक्ष्म रूप से छोटे छोटे धन मुहैया कराता है लोगों को, ताकि वो अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर सकें। तो ये सभी बैंकिंग का मूल रूप से क्या है, महत्व है, जो हमको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो आरआरबी वगैरह हैं, ये भी, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, ये सभी भी इसके अंतर्गत काम कर रही है। अच्छा अब देखो, परियोजनाओं में प्रमुख सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख सरकारी योजनाएं। प्रमुख सरकारी योजनाओं में हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं पर पहले भी बात किया है, जैसे कि कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। हम बैंकिंग संबंध में पढ़ रहे हैं ना, बैंकिंग लिंकेज, बैंकिंग टर्म के विषय में पढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रोजगार और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें अब 20 लाख तक की लोन प्रोवाइड की जा सकती है, 20 लाख अधिकतम, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा एक योजना है जिसको हम DAYNRLM कहते हैं। यह भी आज डिजिटल मोबाइल बैंकिंग से जुड़ चुका है, या फिर डिजिटल डीबीटी से जुड़ चुका है। इसी प्रकार से अपना जो किसान क्रेडिट कार्ड है, यह भी डिजिटल बैंकिंग लेन देन से जुड़ चुका है, किसान क्रेडिट कार्ड। और देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जब प्रधानमंत्री जन धन योजना, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के अलावा है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो महिलाओं और SC/ST समूह को प्रमोट करता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स ये SC/ST और विमेंस के लिए है, SC/ST और विमेंस के लिए, ठीक। देखो लड़कियों को जरूर पढ़ना चाहिए, अभी जरूर पढ़ना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि लड़कों को भले से ही नौकरी मिले ना मिले, लेकिन लड़कियां अगर प्रयास करेंगी तो SSG में भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकती हैं, और नौकरी भी संभावना है। इसलिए संभावना है क्योंकि गवर्नमेंट इतने सारी स्कीम, बस आपको स्कीम्स का पता होना चाहिए, उसका सही उपयोग आपको करना आना चाहिए। आप जो है आत्मनिर्भर निश्चित रूप से हो सकते हो। बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे लाभ हैं, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए, है ना। तो प्रमुख सरकारी योजनाओं में देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, ये सभी प्रमुख रूप से बैंकिंग कार्यक्रम से जुड़े हैं, बैंकिंग से डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जुड़े। इसमें ऐसा लिख दूं तो एकदम सरल हो जाएगा। ये सभी किससे जुड़े हैं? डीबीटी से जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया से जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया से जुड़े हैं, ठीक है। इन सभी को डिजिटल इंडिया से अभी वर्तमान में जोड़ दिया गया है। अब देखिए हम लोगों ने कल कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा था, है ना। तो अब इसमें हेडिंग डाल सकते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग सोसाइटी, सहकारिता ऋण से संबंधित बैंकिंग व्यवस्था, सहकारिता ऋण से संबंधित बैंकिंग व्यवस्था। सहकारिता ऋण से संबंधित बैंकिंग
सहकारिता ऋण से संबंधित बैंकिंग व्यवस्था, कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम। इसमें सहकारी बैंकिंग व्यवस्था का ढांचा हम देखें तो 3 स्तरीय है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इसमें जो क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम, इसके लिए जिम्मेदार एक नेशनल लेवल का बैंक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रेडिट सिस्टम है 3 टायर में है, मतलब 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय कौन कौन से हैं? एक शॉर्ट टर्म लोन है, फिर मिड टर्म लोन है और लॉन्ग टर्म लोन है। इसको हम लोगों ने कल पढ़ा है क्या? पढ़ा है। जो प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी है जिसको हम PACS कहते हैं, इसके अंतर्गत PACS प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं भाई? प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी। प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी कहां पर काम करेगा? ये ग्रामीण स्तर पर काम करेगा। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर काम करेगा। इसी तरह से जिला स्तर पर काम करता है DCCBS, DCCBS। इसको हम हिंदी में कहते हैं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो है ना, इसको इस क्रम में याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे याद कर लो, इसको मिटा देना बीच वाला को ऐसे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा समझने में। और इसको इस तरह से याद रखना, ऐसे उल्टा करना इसमें, है ना। पहले शॉर्ट टर्म लोन, फिर मिड टर्म लोन, फिर लॉन्ग टर्म लोन। सबसे प्राइमरी लेवल पे छोटे स्तर पर किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराएगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, यानी PACS। और DCCB, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वित्तीय सहायता प्रदान करेगा किसको? PACS को। वित्तीय सहायता प्रदान किसको करेगा? PACS को। और PACS को रीफाइनेंस करने का काम करेगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब तीसरे क्रम पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसको हम कहेंगे SCBS, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक, इसको हम राज्य सहकारी बैंक कहेंगे, राज्य सहकारी बैंक। तो राज्य सहकारी बैंक क्या करता है भाई? रीफाइनेंस करेगा किसको? DCCBS को। और DCCBS फंड प्रोवाइड करेगा किसको? PACS को। और PACS फंड प्रोवाइड किसको करेगा? ग्रामीणों को। क्लियर है? आप समझ में आ रहे हैं ना? ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता। तो ये शॉर्ट टर्म लोन हो, मिड टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, इसका प्रोसीजर क्या है? SCB किसको रिफाइनेंस करेगा? DCCBS को। DCCBS किसको फाइनेंस करेगा? PACS को। और PACS कौन किसको? ग्रामीणों को फाइनेंस करेगा। अब क्लियर? अब बाकी जितनी भी योजनाएं अभी हम लोगों ने पढ़ा, सभी योजनाओं के तहत और KCC के तहत भी जो ऋण प्रदान करना है ना, वो सब इसके माध्यम से भी वर्तमान में हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में।
कुछ सहकारिता से संबंधित एग्जाम्पल हैं भारत में, तो इसको हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। इससे संबंधित सबसे जो बड़ा बैंक है ना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नाबार्ड। तो नाबार्ड को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, नाबार्ड क्या है। देखो, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा नाम भी है ना। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब ये जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 बी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर, बी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर, बी शिवरमन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत हुआ था, इसका स्थापना नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत, नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन कमेटी के अनुशंसा पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर HQ कहाँ है, मुंबई में। मुंबई मतलब महाराष्ट्र, मुंबई हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। क्लियर। इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी ना, वह 100 करोड़ रुपए की थी, प्रारंभिक पूंजी। देखो पहले क्या होता था ना, इसको समझना, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस करने का काम आरबीआई करती थी। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो है नाबार्ड की स्थापना इसीलिए किया गया क्योंकि आरबीआई क्या क्या चीज देखेगा। तो आरबीआई के लिए एक एजेंसी चाहिए नेशनल लेवल पे, तो वो एजेंसी कौन बनेगा, नाबार्ड। तो आरबीआई अब फाइनेंस डायरेक्ट न करके किसके माध्यम से करेगा, नाबार्ड। मतलब आरबीआई सीधा पैसा दे देगा किसको, नाबार्ड को। तो इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी ना, ये कभी कभी पूछ देता है प्राइमरी कैपिटल क्या था इसका, प्रारंभिक पूंजी। प्राइमरी कैपिटल था 100 करोड़ का, प्राइमरी कैपिटल किसका था, 100 करोड़ का था। इसमें पार्टिसिपेट था 50:50 का। 50% किसका था भाई, आरबीआई का, और 50% जो है गवर्नमेंट का। यानी 50% गवर्नमेंट का इसमें हिस्सेदारी था और 50% किसका था, आरबीआई का। वर्तमान में जो है ना 50% से ज्यादा हिस्सेदारी किसका है, केंद्र सरकार का। इसी नाम से अब भाई जिसका शेयर ज्यादा होगा उसका पलड़ा भारी होगा, तो इसी नाम से सरकार इस पर ज्यादा नियंत्रण स्थापित करती है, क्योंकि ज्यादा फाइनेंस कौन करती है, आरबीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए ज्यादा इस पर जो है प्रभाव बना करके रखती है। शुरू में जब ये चालू हुआ तो उस समय इसकी जो पूंजी थी, प्रारंभिक पूंजी थी, कितनी थी, 100 करोड़ थी। अभी वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में काफी बढ़ गया है ना, मतलब 30-60 हजार करोड़ से भी ऊपर है। 2000 मुझे याद आ रहा है 22-23 का, उस समय 40 हजार करोड़ हो गया था, है ना। अभी कंडीशन में और ज्यादा बढ़ गया है, पूंजी अधिक है। तो 50-50% रेशियो में था शुरू में। अभी वर्तमान में अगर देखें तो करंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का
51% से भी अधिक कंट्रीब्यूशन है इसमें, यानी शेयर है आप कह सकते हो। तो नाबार्ड का मुख्य काम क्या करना है भाई, इसका मुख्य काम क्या होता है? नाबार्ड के कार्य, मुख्य कार्य, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होगा? पहला कार्य होता है वित्तीय कार्य, जिसको हम फाइनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। वित्तीय कार्य, पहला है वित्तीय कार्य। अब वित्तीय कार्य में दो काम करता है, वित्तीय कार्य में दो काम करेगा। पहला काम करेगा पुनर्वित्त का, पुनर्वित्त को हम रीफाइनेंस कहते हैं। पुनर्वित्त, पुनर्वित्त पहला काम क्या है? पुनर्वित्त। पुनर्वित्त मतलब इसको वित्त कौन प्रदान किया? आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसी को फिर से बांटेगा, तो फिर से बांटना क्या कहलाएगा? पुनर्वित्त कहलाएगा। तो रीफाइनेंस करने का काम, तो रीफाइनेंस करने का काम किसका होगा? नाबार्ड का होगा। तो पुनर्वित्त बोलते हैं। पुनर्वित्त ये वही स्टेट सहकारी बैंकों को दे रहा है, ग्रामीण बैंकों को दे रहा है और कमर्शियल बैंक को, तीनों को ये रीफाइनेंस करेगा। देखो रीफाइनेंस किसको किसको करेगा? एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को करेगा, ठीक है। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स को करेगा, और रीफाइनेंस किसको करेगा? कमर्शियल बैंक को, वाणिज्यिक बैंकों को, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो किसानों तक जाएगा ना। अब किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसी भी बैंक तो चाहिए ही ना चाहिए कोई भी, तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी हो गया। जैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समितियां, इसको रिफाइनेंस करेगा। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिफाइनेंस करेगा, और वाणिज्यिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंकों को भी रिफाइनेंस करेगा। अच्छा, रिफाइनेंस के अलावा और क्या काम कर रहा है भाई? ये कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में शॉर्ट टर्म लोन से लॉन्ग टर्म लोन देगा, ठीक है। कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में, कृषि और गैर कृषि ऋण प्रदान करेगा, और ये ऋण जो है शॉर्ट टर्म लोन से लेकर के लॉन्ग टर्म लोन तक हो सकता है। यह भी किसके माध्यम से करेगा? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स के माध्यम से करेगा, ठीक। तो रीफाइनेंस, पुनर्वित्त करने का काम कर रहा है। पुनर्वित्त करने का काम कर रहा है कौन? नाबार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार करेगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये जो है फाइनेंशियल में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस, सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, लिख लेना है ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ग्रामीण क्षेत्रों में सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का काम मूल रूप से किसका है? नाबार्ड का है। और देखो नाबार्ड के और कुछ फंक्शंस हम समझ लेते हैं। नाबार्ड के और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं भाई? तो हम लोगों ने अभी फाइनेंस वाला देखा, अब हम डेवलपमेंट फंक्शंस देख लेते हैं। डेवलपमेंट फंक्शंस, विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट फंक्शंस। तो डेवलपमेंट फंक्शंस के अंतर्गत क्या है? प्रमुख रूप से अभी एक ई शक्ति कार्यक्रम आया है, ई शक्ति कार्यक्रम, ठीक है। एक प्रोग्राम आया है जिसको हम ई शक्ति प्रोग्राम बोलते हैं, है ना, ई शक्ति प्रोग्राम। तो ई शक्ति प्रोग्राम जो है, ई शक्ति प्रोग्राम अभी क्या कर रहा है? जितना भी SHG है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाने का काम करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेकर के आएगा, फिर इसको रीफाइनेंस आरआरबी, कमर्शियल बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से रीफाइनेंस कौन कर देगा? नाबार्ड कर देगा, है ना। तो विकासात्मक कार्यक्रम में एक पोर्टल है अभी वर्तमान में, एक प्रकार से ये डिजिटल कार्यक्रम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये क्या करती है? जितने भी SHG हैं, SHG को क्या करेगा? ये सीधा सीधा रेगुलेट करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसको जोड़ेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास करेगा, है ना। ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब जनजाति विकास कार्यक्रम,
जनजाति विकास कार्यक्रम, ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जनजाति विकास कार्यक्रम। तो जनजाति विकास कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं भाई हम? एग्रीकल्चर, उनका एग्रीकल्चर स्पेशली क्या है? वन आधारित है। तो वन आधारित आय के सोर्स पर जो है काम करना, आप ऐसा लिख सकते हो उसको, वनों पर आधारित आजीविका के लिए समर्थन प्रदान करना, वनों पर आधारित आजीविका के लिए समर्थन प्रदान करना। और देखिए एक और मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाता है, इसको हम बोलते हैं UPNRM। UPNRM, अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अम्ब्रेला प्रोग्राम ऑन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट यानी प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन अधिक होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं तो क्या करेंगे, उस क्षेत्र में हम अधिक से अधिक निवेश करेंगे। तो अधिक निवेश करने का भी काम कौन कर रहा है भाई? नाबार्ड कर रहा है। अधिक निवेश करने का काम भी कौन कर रहा है? नाबार्ड कर रहा है। तो ये विकासात्मक कार्य हो गए। ठीक, इसके अलावा नाबार्ड का एक काम है निगरानी रखने का, जिसको हम लोग निरीक्षण कार्य बोलते हैं ना, तो इसको हम सुपरविजन फंक्शन कह सकते हैं। सुपरविजन फंक्शन मतलब निरीक्षण कार्य, सुपरविजन फंक्शंस, हम इसको निरीक्षण कार्य कहते हैं, निरीक्षण कार्य। अब निरीक्षण कार्य में देखिए, सहकारी बैंकों और आरआरबी की निगरानी और उनके कामकाज को सुधारना। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, और इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी, तो इनके कार्य प्रगति को देखना, कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये मुख्य रूप से काम है। बैंकों को आधुनिक तकनीक जैसे कि सीबीटी और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई शक्ति वगैरह, इससे जोड़ने का प्रयास करना, यानी कि डिजिटल बैंकों को डिजिटल रिवॉल्यूशन देना। इनोवेशन लिखो, इनोवेशन यानी नवाचार, डिजिटल नवाचार से जोड़ना, डिजिटल नवाचार से जोड़ना, ये भी मूल रूप से क्या है, नाबार्ड का काम है। नाबार्ड के इतिहास को अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझा देता हूं, है ना, तो बहुत सारी चीजें जो है लिखने में थोड़ा हो जाता है, हैवी हो जाएगा। चलिए, नाबार्ड देखो, सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, कौन है देखना सर्च करके, है ना। देखिए, विकासात्मक कार्य देख लिए, निरीक्षण भी देख लिए, नाबार्ड का थोड़ा इतिहास को समझने का प्रयास करना। एक जो है क्रैफी कार्ड समिति आया था पहले ना, क्रैफी कार्ड समिति, तो क्रैफी कार्ड समिति कब आया? 1979 में। और इसी के चेयरमैन कौन थे?
बी शिवरमन जी थे। तो ये पूर्व योजना आयोग के सदस्य भी थे बी शिवरमन, और क्रेफी कार्ड समिति के भी ये जो है चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, सीधी सी बात है। और इस क्रेफी कार्ड समिति का उद्देश्य क्या था? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है उसकी समीक्षा करना। तो इन्हीं की अनुशंसा पर, मतलब इसी के चेयर जो पर्सन थे ये, देखो हर जगह बी शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर बना ऐसा लिखा रहता है ना, लेकिन ये जो है नहीं लिखा रहता क्रेफी कार्ड समिति। वास्तव में चेयरपर्सन किसके थे? अनुशंसा किस आधार पे हो रहा था? क्रेफी कार्ड कमेटी पर। और क्रेफी कार्ड कमेटी 1979 का पर्पस क्या था? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण का समीक्षा करना, रिव्यू करना। तो इसी बी शिवरमन कमेटी के अनुशंसा पर क्रेफी कार्ड समिति के माध्यम से जो रिपोर्ट सौंपा गया, उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर क्या बना? नाबार्ड बना। ठीक, क्या बना? नाबार्ड बना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और आरबीआई का इसमें योगदान था क्या? आरबीआई का योगदान था क्योंकि हम लोगों ने शुरू में देखा कि 100 करोड़ की जो पूंजी थी इसमें 50 का था। 50% किसका था? केंद्र सरकार का, और 50% आरबीआई का था। तो पहले जो है आरबीआई ही ये सब काम देखता था, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर, लेकिन अब जो है 50% कंट्रीब्यूट करेगा। 50% कंट्रीब्यूट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई का योगदान क्या था? नाबार्ड की स्थापना से पहले आरबीआई कृषि के लिए वित्तीय संस्थान प्रमुख था। आरबीआई के 3 विभागों नाबार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। 3 विभाग को आरबीआई का। कौन कौन से 3 विभाग है? पहला एसीडी, पहला क्या है? एसीडी, एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट, यानी कृषि ऋण का विभाग। एक पहले किसके हिस्से में था? आरबीआई के हिस्से में। तो एसीडी यानी कि एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट, कृषि ऋण विभाग। तो कृषि ऋण विभाग अब किसके अंदर में आ गया? नाबार्ड के अंदर में आ गया। दूसरा आरपीसीसी, आरपीसीसी यानी रीजनल चेक प्रोसेसिंग सेंटर, रीजनल चेक प्रोसेसिंग सेंटर, ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल, ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल, रीजनल चेक फॉर प्रोसेसिंग सेंटर, ये भी किसके कंट्रोल में चला गया? अब नाबार्ड के कंट्रोल में चला गया। पहले किसके पास था? ये आरबीआई के पास था। ठीक है, तो पहला हमने एसीडी और दूसरा आरपीसीसी। तीसरा देखो एआरडीसी, तीसरा क्या है? एआरडीसी। हम इसे एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोलते हैं, है ना। तीसरा क्या है? एआरडीसी, एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। तो ये जो 3 एजेंसीज थी जो कि पहले किसके अंदर में थी? आरबीआई के अंदर में। कौन कौन सा? एसीडी, आरपीसीसी और एआरडीसी। तो तीनों जो एजेंसीज हैं ये किसके कंट्रोल में चली गई? अब आरबीआई के कंट्रोल में चली गई। और आरबीआई के कंट्रोल से कहां चली गई? नाबार्ड के कंट्रोल में चली गई। अब नाबार्ड जो है इसको रेगुलेट करेगा, यानी कि कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर वाला पूरा सेक्टर किसके हाथों में चला गया? नाबार्ड के हाथों में चला गया। प्रमुख बिंदु हम लोग देखते हैं। फिर 1982 में इसी कौन सा क्रेफी कार्ड जो समिति है इसके अध्यक्ष बी शिवरमन थे। अब बी शिवरमन की अध्यक्षता वाली इस क्रेफी कार्ड समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी, इसी के आधार पर कब बना था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक, इसकी 4 अन्य क्षेत्रीय ब्रांच भी है, लेकिन मुख्य रूप से नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? मुंबई में। ठीक, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बढ़िया याद है आपको। नाबार्ड बिल 2017 में क्या है? देखो, नाबार्ड की अधिकृत पूंजी 5,000 करोड़ से बढ़ाकर के कितना बनाया गया? 30,000 करोड़ किया गया। 2025 में नाबार्ड की अधिकृत पूंजी बढ़ाने की चर्चा है ताकि इसमें ग्रामीण विकास और एमएसएमई के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। आरबीआई की हिस्सेदारी का स्थानांतरण हम देखें। नाबार्ड में आरबीआई की 20 करोड़ की हिस्सेदारी भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया।
इसके बाद नाबार्ड का 51% से अधिक हिस्सेदारी अब वर्तमान में किसके पास है? भारत सरकार के पास है। हाँ, अब एमएसएमई क्षेत्र का विस्तार हम देखें तो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम को सीधा ऋण प्रोवाइड कराया जा सकता है इसके माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से। और ग्रीन फाइनेंसिंग जो होता है, हरित वित्त पोषण, जिसको नाबार्ड 2025 में ग्रीन फाइनेंस एंड क्लाइमेट रेजिएंट एग्रीकल्चर पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है, इसके लिए भी फाइनेंस करने का काम कौन करेगा? नाबार्ड। यानी ग्रीन फाइनेंसिंग काम कौन कर रहा है? अभी नाबार्ड कर रहा है। डिजिटलाइजेशन के विषय में बताया कि आरआरबी हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसके लिए फाइनेंस कौन कर रहा है? नाबार्ड। और उसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए जैसे ई शक्ति जैसे प्रोग्राम है ना, ई शक्ति प्रोग्राम ला करके उसको क्या करना है? हमको डिजिटलाइजेशन करना है। ठीक, जैसे एसएचजी ग्रुप है तो एसएचजी ग्रुप को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ई शक्ति प्रोग्राम के माध्यम से क्या कर रहे हैं? अभी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। सीबीएस के विषय में बताया अभी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत लगभग सभी ग्रामीण बैंकों को इससे जोड़ दिया गया है। अब जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उसका सीधा नियंत्रण कौन देख रहा है? नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड देखो, नाबार्ड ग्रामीण बैंकों को तो कमर्शियल बैंक भी देखते हैं लीड बैंक के रूप में। अभी एसबीआई और एसबीआई का भी लीड बैंक, अपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई ही है। सब बैंकों का अधिपति कौन है? आरबीआई है, बैंकों का बैंक है ना, सभी बैंक उसी के नियंत्रण में है। तो अगर हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात करें तो एक प्रकार का ये माध्यम है, मीडियम है, जिसके माध्यम से नाबार्ड रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है किसको? आरआरबीस को। आरआरबीस मतलब रीजनल रूरल बैंक्स को। किसके माध्यम से? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के माध्यम। एक प्रकार से डिजिटलीकरण है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय सहायता देने के लिए नाबार्ड नई नई योजनाएं लागू करते रहता है। नाबार्ड का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान हम लोग देखें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लाया था ये 1995-96 में स्थापित किया गया था इस फंड को, जिसको हम RIDF कहते हैं। क्या बोलते हैं? RIDF कहते हैं। तो RIDF इसे हम कहेंगे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 1995-96 में ये जो है इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर भी फाइनेंस करने का काम नाबार्ड करता है। और नाबार्ड जैसे ग्रामीण सड़क बनाना है, पुल का निर्माण करना है ना, गांव में सिंचाई परियोजनाएं लागू करनी है, और स्कूल जैसे बुनियादी ढांचे के लिए जो वित्तीय सहायता है वह RIDF के माध्यम से होता है, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से। एक और फंड है जिसको हम वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहते हैं, वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी WIF। तो WIF देखिए, कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए 5000 करोड़ का कोष इसमें रखा गया है WIF में, वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। और देखिए और क्या फंड है भाई? लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, लॉन्ग टर्म सिंचाई के लिए, इसको हम LTIF कहते हैं। तो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ का फंड कर दिया। होता है ना, हम सिंचाई के लिए दें कि पुल बनाने के लिए दें कि एग्रीकल्चर में बीज खरीदने के लिए दें, तो नहीं भैया, आप एक क्या करो, फंड ही निर्धारित कर दो, इसमें आप कोष भी निर्धारित कर दो और उसी के हिसाब से आप फंडिंग करो, आपको भी सहूलियत होगा। इस नाम से इन फंड का जो है आयोजन किया गया। और देखो विकासात्मक योगदान में देखिए, विकासात्मक योगदान अभी मैं बताया था आपको, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लॉन्च किए थे हम इसको। तो किसानों को सस्ती दरों पर फसल ऋण प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या लाए? किसान क्रेडिट कार्ड लाए। क्या लाए? किसान क्रेडिट कार्ड। वेरी गुड। अच्छा, एक और योजना हम लोग भूल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भी फंडिंग करने का काम किसका है? हालांकि देखो, पूरा फंडिंग नाबार्ड नहीं करता, लेकिन कुछ अंशदान नाबार्ड के माध्यम से भी आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा फंसा है ना 50% से अधिक, वो वहां से भी करा सकता है
फाइनेंस, कोई दिक्कत नहीं है, नाबार्ड के माध्यम से भी वो रिफाइनेंस करा सकता है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी नाबार्ड से जोड़ा गया, किसके माध्यम से? बैंक लिंकेज प्रोग्राम के माध्यम से। जनजाति विकास के लिए भी हम लोगों ने देखा ट्रिब्यूनल जो है अधिकरण लाया गया वनों पर आधारित कृषि के लिए, और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए यूपीएनआरएम लाया गया। अन्य मार्केटिंग इनिशिएटिव्स किया जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स लाए जा रहे हैं नवाचार के लिए, तो ये सभी नाबार्ड का ही क्या है? इनिशिएटिव्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक अध्यक्ष होंगे और आरबीआई के 3 निर्देशक होते हैं। तो इस प्रकार से हम नाबार्ड का स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो नाबार्ड और आरबीआई में क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकों के नियामक और निरीक्षण करने का काम क्या है? आरबीआई का। और नाबार्ड को है जो है ग्रामीण कृषि विकास बैंक के लिए एक विशेष बैंक है। ये अंतर है मूल रूप से, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन आप लोग ध्यान में रखना। बाकी ये सब कुछ समझ गए, ये सारी चीजें। ये अब क्वेश्चन वगैरह है, इसको अभी अब छोड़ रहे हैं फिलहाल। ये नाबार्ड से संबंधित ही प्रश्न है ना पूरा। फिर ये नाफेड वगैरह बच गया है, इसको कल देखते हैं।